लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्हें सोशल रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए जाना जाता है। इनके टेन्योर में बहुत से इंपॉर्टेंट काम किए गए जो इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश रूल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि 1829 में ये लेकर आए सती प्रथा पर रोक। बेंटिक ने इंडियन सोसाइटी में बड़े चेंजेस किए थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। सती प्रथा के तहत विधवा महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर जलाने की प्रथा थी। बेंटिक ने इसे सही नहीं बताते हुए इस पर रोक लगा दी और इसे क्राइम डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा इन्होंने 1830 में ठगी प्रथा का अंत भी किया। ठगों का एक ग्रुप था जो राजगिरोह को लूटता और उनकी हत्या कर देता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और इस प्रथा को खत्म कर दिया, जिससे रोड्स पर ट्रेवलिंग सेफ हो गई। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1833 में आता है चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। 1833 के इस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को खत्म कर दिया और अब जो भी कंपनी थी वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर फोकस हो गई। इस चार्टर्ड एक्ट के तहत इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट को और भी पावरफुल बनाया गया। ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल को और भी स्ट्रॉन्ग किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे? लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है ये भी चेंज कर दिया गया था और वायसराय का पद जो है वो भारत में शुरू किया गया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्हीं के कार्यकाल में हमको मैसूर दुर्ग और कछार का विलय देखने को मिलता है। इनके कार्यकाल में ही 1831 में मैसूर, 1834 में दुर्ग और 1834 में मध्य कछार को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया। इन्हीं के कार्यकाल में ही रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि हमको देखने को मिलती है। लॉर्ड बेंटिक ने पंजाब के रूलर महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी की थी जिसे निरंतर मित्रता की संधि कहते हैं। इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स और रणजीत सिंह के एम्पायर के बीच पीस और कॉर्पोरेशन बना रहे, इसको लेकर संधि हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद में अगले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? लॉर्ड डलहौजी होते हैं। इनका जो कार्यकाल चलता है वो 1848 से लेकर 1856 तक चलता है। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो इनके कार्यकाल के दौरान हमको सेकेंड एंग्लो सिख वॉर नज़र आता है एंड पंजाब का विलय भी हमको यहाँ पर इनके कार्यकाल में दिखता है। 1848 से 1849 के सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो उसके बाद में पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था। ये वॉर महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनके अधिकारियों के वीक गवर्नेंस के कारण हुआ था। लास्ट में ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया और इस तरीके से पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में ब्रिटिश एम्पायर में विलय हुआ। इसके बाद में 1852 में निचले बर्मा या फिर पेगू का अधिग्रहण किया गया, जिससे बर्मा का लोअर पार्ट ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया था और यह एक्विजिशन ब्रिटिश स्टेट की सिक्योरिटी के लिए किया गया था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को एप्लीकेबल किया था, जिसके तहत जिन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में कोई उत्तराधिकारी नहीं था वे ब्रिटिश एम्पायर में मिलाई गई। इसके तहत 1848 में सतारा, जेतपुर, संबलपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1856 में अवध, इनको ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया। डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे और टेलीग्राफ का भी विकास किया गया। डलहौजी के टेन्योर में इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच में फर्स्ट रेल चली थी। किसके कार्यकाल में चली थी? ये डलहौजी के कार्यकाल में। 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के बीच में सेकेंड रेल सर्विस स्टार्ट हुई। इसके साथ ही टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म भी हमको देखने को मिले। इनके कार्यकाल में ही 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन भी बनाई गई जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पेशावर को जोड़ती थी। इसके साथ साथ नेशनल पोस्टल सर्विस को भी स्टार्ट किया गया, जिसमें 2 फेज में चिट्ठी भेजी जा सकती थी। इन्हीं के कार्यकाल में 1854 में गंगा नहर को ओपन कर दिया गया, जो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ ही हर प्रोविंस में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी बनाया गया। डलहौजी के कार्यकाल में 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया, जिससे हिंदू विडो को रीमैरिज करने का राइट मिला। ये सोशल रिफॉर्म उस टाइम का सबसे बड़ा स्टेप था। आगे चलकर डलहौजी ने 1853 में पेशवा की पेंशन को भी खत्म कर दिया, जिससे मराठों की पॉलिटिकल पावर भी खत्म हो गई। आगे चलकर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। इनके टेन्योर की बात करें तो 2 बड़े इवेंट हमको देखने को मिले, जिसे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में इंपॉर्टेंट सुधार किए और 1857 का विद्रोह, जिसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पहली कोशिश मानी जाती है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद जो है वो शुरू हुआ था। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग रहे। और फर्स्ट वायसराय जो रहे वो कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को डिस्कस करें तो 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की इन्होंने स्थापना भी कराई थी। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जो कि वर्तमान में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है, उनमें 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था इंडिया में हाई एजुकेशन को बढ़ावा देना। इन यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प से इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार प्रसार हुआ। इंडियंस को मॉडर्न एजुकेशन और नॉलेज के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिली। इससे इंडियन सोसाइटी में एजुकेटेड क्लास का डेवलपमेंट हुआ। आगे चलकर 1857 का विद्रोह इनके समय हमको देखने को मिलता है, जिसे इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये एक बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे इंडियन सोल्जर से हुई थी, जो कई वजह से सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अंग्रेजों का अत्याचार करना। इन सभी कारणों की वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था। यह विद्रोह धीरे धीरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कई पार्ट्स में फैल गया, जहां कई प्रिंसली स्टेट के रूलर और आम पब्लिक भी इसमें इंक्लूड हुई थी। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिशर्स को यह एहसास दिला दिया कि इंडिया पर अब उनका रूल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टर्न था, क्योंकि इस टाइम कई बड़े चेंजेस किए गए, जिसने इंडिया में ब्रिटिश रूल को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ला दिया। 1857 के इस विद्रोह के बाद में इंडिया में कई न्यू पॉलिसीज भी लेकर आई गई। इन्हीं के कार्यकाल में विद्रोह के बाद हमको श्वेत विद्रोह देखने को मिलता है। 1859 में यूरोपियन सोल्जर्स ने इंग्लिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक छोटा विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह मेनली आर्मी में पेंशन और अदर फैसिलिटीज के लिए किया गया था, लेकिन इसे जल्दी ही दबा दिया गया। 1859 में इनके कार्यकाल में ही नागरिक विधि संहिता, 1860 में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और 1861 में फौजदारी विधि संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाई गई। इन लॉज के तहत इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज जस्टिस सिस्टम बनाया गया, जो प्रेजेंट टाइम पर इंडियन लीगल सिस्टम का बेस है। यहाँ से एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानूनों का निर्माण भारतीय दंड संहिता और विधि संहिता जो है ये किनके कार्यकाल के दौरान स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। आगे चलकर 1861 में पुलिस विभाग का गठन भी किया गया, फॉर्मेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, जिससे इंडिया में एक ऑर्गेनाइज पुलिस सिस्टम की शुरुआत हुई। यह डिपार्टमेंट लॉज और अरेंजमेंट बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रखा गया था।